नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत का 14वां पाठ पल्लवन। इस रचना को लेकर पहले भाग में पल्लवन का अर्थ, पल्लवन के करने के लिए उसकी मौलिकता क्या होती है, कल्पनाशीलता क्या होना, उसकी विशेषता क्या है, ये सारी बातों को लेकर हमने विचार किया है। और एक बात हमारे सामने आ चुकी है कि पल्लवन करते समय किसी उक्ति को लेकर, किसी सूक्ति को लेकर, किसी काव्यांश को लेकर करते, इसका विश्लेषण करते, विस्तार करते समय ये निबंध की तरह नहीं होता है। निबंध के तरह उसमें प्रतिभा, मौलिकता, कल्पकता ये चीज़ें होती है, लेकिन पल्लवन में लेखक सीधा सरल उस विषय को लेकर आगे बढ़ता है। और एक बात कही जाती है कि प्रथम वाक्य से ही लेखक अपने विषय पर आ जाता है। पल्लवन करते समय वाक्य जो होते हैं लंबी चौड़े भूमिका लेखक की नहीं होती है। प्रारंभ से ही रोचक, उत्साह पूर्ण श्रृंखला में वह अपने विचार प्रस्तुत करता है। और कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि प्रारंभ के 2-3 वाक्य के अंतर्गत ही किसी सूक्ति उक्ति को लेकर अपनी भूमिका लेकर इन्हें बनाता है और बनानी चाहिए। और ऐसे करके उस उक्ति को लेकर, विषय को लेकर कई पंक्तियों के माध्यम से, 10-12 पंक्तियों के माध्यम से अपने विषय का विस्तार लेखक करता रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पल्लवन की क्या विशेषता है ये बातें हमने समझ कर ली। आगे बढ़ेंगे। पल्लवन के जो बिंदु हैं क्या होते हैं पहले समझकर लेने की हम कोशिश करेंगे, जो कि प्रस्तुत रचना में लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने एक अध्यापक के माध्यम से, चुटीले संवादों के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताई गई है। अगर आप इस एकांकिका को पढ़ेंगे तो सीधी सरल ये सारी बातें आपके सामने जरूर आ जाएंगी। तो पल्लवन के महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु कौन से हैं? तो पहली बात हम देखेंगे, पल्लवन में, पल्लवन जो होता है या पल्लवन या जो किया जाता है, ये किन किन बातों का, यानी सूक्ति, उक्ति, कोई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ किसी गद्य खंड की, या किसी काव्य का काव्यांश, या कोई दोहा हो सकता है, कोई त्रिवेणी हो सकती है, या कोई कविता हो सकती है। वैसे तो बात विद्यार्थी मित्रों, एक अध्यापक यानी पल्लवन करने वाला ही होता है, जो कि दिए गए पाठ्यक्रम के अंतर्गत के रचनाएं जो होती है, गद्य पद्य की रचनाएं होती हैं, उसका विद्यार्थियों की भाषा में उसका विस्तार करता है और कई संश्लेषण करता है, कई बातें उसके बीच ही मिलाता है और उसके भाव को, उसके विचारों को बहुत ही प्रभाव के साथ विद्यार्थियों तक इन्हें पहुंचाने का काम करने वाला एक अध्यापक पल्लवन करता ही होता है। तो ये पहली बात है कि सूक्ति उक्ति को लेकर, किसी काव्य अंश को लेकर पल्लवन किया जाता है। दूसरी बात कौन सी देखिए, पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। अगर परीक्षा में यानी कोई उक्ति आपको दी गई है, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा अगर यानी कोई वाक्य आ चुका है, तो इसका सीधा सरल ऐसा अर्थ, शब्द से अर्थ नहीं होता है। तो उसका मानव जीवन के साथ इसका संबंध होता है और उसके गहराई में जाकर उसके भाव तथा उसकी विशेषता क्या है, महत्व क्या है,
ये ऐसी लोकोक्ति क्यों कही गई है, इसके पीछे की भूमिका क्या है, ये पूरी तरह से समझने के बाद ही उस लोकोक्ति का हम अर्थ समझ जाते हैं। उसका सहज और सरल अर्थ कभी नहीं होता है। तीसरी बात कौन सी है, पल्लवन का बिंदु देखिए, पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। अगर यानी किसी उक्ति को लेकर या किसी दोहे को लेकर, किसी काव्यांश को लेकर या किसी कहावत जो होती है उसको लेकर अगर हम विचार कर रहे हैं, जैसे कि कोई बात होती है, पंक्ति होती है, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश कर मन को, इस छोटी सी उक्ति को लेकर अगर इसका पल्लवन करना है, विस्तार करना है, भाव और विचार विस्तार करना है, तो केवल इसका सीधा सरल अर्थ लेकर नहीं चलता है, नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ जो है कि जो बात है कि तीसरी जो पल्लवन की बात है कि पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। अब देखिए कि पल्लवन में जो भी उक्ति आपको दी गई है इसका ही विस्तार करना है। अगर इन्हें किसी उक्ति को लेकर हम लोकोक्ति को लेकर सोच रहे हैं तो किसी काव्य का अंश का संदर्भ वहां नहीं होता है, केवल एक ही बात है, एक ही विषय के ऊपर चिंतन होना चाहिए, एक ही विषय के ऊपर उसका विश्लेषण होना चाहिए। उसी विषय के संदर्भ में उदाहरण दिए जा सकते हैं, अन्य किसी दूसरे क्षेत्र के या दूसरे किसी उक्ति को लेकर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये एक तीसरी बात है। चौथी बात देखिए, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें। जब हम किसी उक्ति, सुक्ति, पंक्ति, काव्यांश को लेकर ही अगर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं तो उसमें क्लिष्ट शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना है, जिसके अनेक अर्थ निकल जाते हैं। ऐसे कुछ जो शब्द होते हैं सीधा सरल शब्दों में और सहजता के साथ पाठकों को उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। इसकी खबरदारी पल्लवन करते समय हमें लेनी चाहिए। पांचवी बात देखिए कि पल्लवन करते समय अर्थों भावों का एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। अब देखिए कि पल्लवन करते समय हमें क्या करना चाहिए, कौन सी मर्यादा है, उसका जो अर्थ है, मूल अर्थ है, उसको उससे दूर नहीं जाना है और उसके मूल भाव जो है और उसकी जो गहराई है उसको या उसका जो गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है उस पंक्ति के अंतर्गत या किसी लोकोक्ति के अंतर्गत, तो उसको ही पकड़कर हम अपने विचारों को प्रस्तुत करें। अगली पल्लवन का बिंदु क्या है, देखिए, विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। अलग अलग दृष्टि से विस्तार प्रक्रिया, एक ही बात को लेकर, एक ही मुद्दे को लेकर ऐसा नहीं है। अब मुद्दा कौन सा होना चाहिए, जिस विषय को लेकर हम यहाँ पल्लवन करने जा रहे हैं, किसी लोकोक्ति को लेकर इन्हें पल्लवन करने जा रहे हैं अथवा किसी काव्य अंश को लेकर इन्हें जो मूल विषय है उस मूल विषय को लेकर अलग अलग दृष्टि से उसके अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि दोहा, ये जो काव्य कला है, ये काव्य कला हिंदी साहित्य जगत में मानी जाती है कि घाघर में सागर भरना। अब देखिए कि सागर भरना और घाघर से सागर बाहर निकालना, ये जो बात है यहाँ अलग अलग दृष्टि से लेकर ये जो बातें हैं उस पंक्ति को लेकर हमारी होनी चाहिए। पल्लवन में देखिए अगला बिंदु क्या है, वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करें। लंबे चौड़े वाक्यों के माध्यम से पल्लव किसी उक्ति या किसी काव्यांश का विस्तारीकरण करते हैं हम, तब छोटे छोटे वाक्यों में और स्पष्ट वाक्यों में इसका विस्तार हो।
अगला मुद्दा क्या है, देखिए, भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और मौलिक होनी चाहिए, फिजूल की बातें वहाँ नहीं होनी चाहिए। और आखिरी जो बिंदु है पल्लवन का, पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता है। किसी भी लोकोक्ति, किसी भी सूक्ति, किसी भी काव्यांश या किसी ज्ञानी पुरुषों का कोई महत्वपूर्ण ऐसा वाक्य है, इसका विस्तारीकरण, इसका पल्लवीकरण हम करने जा रहे हैं, तब उस विषय को ही पकड़कर हम बात कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ऐसी टीका टिप्पणी करने का लेखक का अधिकार नहीं है। और ये लेखक के माध्यम से ये आलोचना की बातें पल्लवन के बीच कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये सारी मर्यादा पल्लवन के बिंदु में आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, जो बात इस एकांकिका के माध्यम से हमें समझाई गई है, उसके यानी पल्लवन करना एक कला है, और जो इसमें पारंगत होगा वह अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में ऊंचाई तक जरूर जाएगा, वह सफल जरूर हो सकता है। जैसे कि हमने देखा है कि इसकी ज़रूरत एक प्रोफेसर को भी है, एक वकील को भी है, एक पत्रकार को भी है, एक समाचार पत्र के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी इसकी ज़रूरत है, एक नेता बनने के लिए भी ज़रूरत है। किसी समस्या को, किसी बात को लेकर नेता लोग भी इन्हें लगातार बोलते रहते हैं, अपने चुटकुले संवादों के माध्यम से लोगों को हंसते हंसाते हुए उस विषय को स्पष्ट करते हैं, उसी को पल्लवीकरण करना ऐसा ही कहते हैं। और जो व्यक्ति इस कला में पारंगत होता है, तो वह व्यक्ति का यानी जो वक्तव्य होता है सुनने लायक होता है, लोग उसे सुनना चाहते हैं। और ये नेता के माध्यम से ये बातें हम देख चुके हैं और इसकी आवश्यकता होती है व्यवहारिक तौर पर। तो ये सारे बातें, मर्यादा यहाँ होती है। अगर इन्हें हमें किसी विषय को लेकर या किसी उक्ति या किसी काव्यांश को लेकर, किसी लोकोक्ति को लेकर अगर पल्लवन की प्रक्रिया करनी है हमें, तो उसके सोपान क्या है, इसके बारे में भी हमें देखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर किसी लोकोक्ति तथा सूक्ति को लेकर या किसी काव्यांश को लेकर हमें विश्लेषण करना है, तो उसके लिए भी कुछ कड़ियाँ होती है, उसके लिए भी कुछ यानी क्या मर्यादा होती है, उसको लेकर भी हम विचार करेंगे। पहली बात कौन सी है? विषय को भली भांति पढ़ना, उसके भाव को समझना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः विचार करना। तो इस कला में पारंगत होने के लिए हमें कौन कौन सा कदम यानी कौन कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, उसके सोपान क्या है? तो देखिए कि पहली बात यह है कि किसी भी लोकोक्ति को लेकर अगर हमें सोचना है, इसका सीधा सरल तो अर्थ नहीं होता है, लेकिन पहले क्या समझना है कि जो भी यानी उक्ति आ चुकी है हमारे सामने, जो भी काव्यांश आ चुका है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है और उसे ठीक तरह से हमें समझना है कि इसमें आखिर क्या बताया है, किस विषय के संदर्भ में बताया है, कौन से विचार यहाँ अभिव्यक्त होते हैं, ये ऐसा क्यों यानी इसमें ये विचार आ चुके हैं, इससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है, कौन सा संदेश मिलता है, इससे हमें कौन सी प्रेरणा मिलती है, इससे हमसे कौन सी सीख मिलती है, ये सारी बातों को लेकर उस उक्ति के ऊपर हमारा ध्यान पहले केंद्रित करना होता है और उसके बाद यानी उसका अर्थ स्पष्ट होने पर फिर यानी बार बार विचार करना है और उसके बाद यानी क्या है, उस विषय को लेकर विस्तारित करने की बात सोचनी है। दूसरी बात, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने के लिए तर्क संगत विचार
एकत्रित करना, उसके बाद असंगत विचारों को हटाकर तर्क संगत विचारों को संयोजित करना। किसी दोहा या कोई लोकोक्ति है, कोई कहावत है या कोई सुक्ति है, इसका विस्तार करना यानी पल्लवीकरण करना, ऐसा हम यानी समझ गए हैं। तो किसी यानी सुक्ति को लेकर अगर हमें विचार करना है तो पहले संक्षिप्त में हमें क्या बताना है, इसका पूरी तरह से गहराई में जाकर अर्थ समझकर उसकी रूपरेखा बनाना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी बात यानी कि पक्ष और विपक्ष, तर्क और तर्क संगत ऐसे विचार, इसमें क्या क्या निकलते हैं, उसमें से यानी तर्क संगत विचारों को एकत्रित करना है और विपक्षीय तर्कों को बाहर निकालना है और केवल तर्क संगत और जो पक्षीय बात है उसी को अपनाना है। और उसके बाद यानी हम अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। ये दूसरा सोपान है। तीसरा सोपान कौन सा है, महत्वपूर्ण देखिए, शब्द सीमा के अनुसार सरल और स्पष्ट भाषा में पल्लवन करना, लिखित रूप को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ना, पल्लवन विस्तार में और सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। पल्लवन में लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण किया जाता है। तो तीसरा सोपान क्या है, किसी उक्ति लोकोक्ति को लेकर विश्लेषण अगर करना है, उसका पल्लवीकरण करना है, तो विद्यार्थी मित्रों उसकी जो शब्द सीमा है उसको भी ध्यान रखना है। भाषा सीधी सरल स्पष्ट हो, जो कि पल्लव की बिंदु देखते समय इन मर्यादा को लेकर हमने विचार किया था। और दूसरी बात यह है कि उसे लेखन करना है, लेखन करने के बाद पुनः विचार करना है, ध्यानपूर्वक उसे पढ़ना है और उसमें जो गलत है तर्क संगत नहीं जो बातें हैं उसे बाहर निकालनी है और जो तर्क संगत ही बात वहाँ रखनी है। और ये जो लेखन करते समय जो हमें है कि मैं और हम इन शब्दों के माध्यम से हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये अन्य पुरुष के माध्यम से ही लिखना है और लेखक के जो मनोभाव है और उसका मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण किया जाता है। मूल भावों का ही विस्तार इसमें किया जा सकता है। तो ये हुआ यानी देखिए विद्यार्थी मित्रों कि पल्लवन के बिंदु, पल्लवन के सोपान क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी मर्यादा इस पल्लवन करते समय हमें रखनी होती है और तभी जाकर हम यानी किसी लोकोक्ति या किसी सुक्ति को लेकर या किसी दोहे को लेकर ये सारी इसका विश्लेषण हम कर सकते हैं। तो हम एक उदाहरण लेकर अब इसका विस्तार कैसा करना है, पल्लवन कैसा किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण जो कि अनेक उदाहरण यहाँ अध्यापक ने इस एकांकिका में विद्यार्थियों को समझाए हैं, लेकिन संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो एक उदाहरण को लेकर हमें समझना है कि सोचिए विद्यार्थी मित्रों कि अगर आपके सामने अब व्यवहारिक रूप से अगर एक पंक्ति अगर आपके पल्लवन करने के लिए कही गई है, महत्वपूर्ण पंक्ति, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, ऐसा विषय अगर आपको दिया गया है तो इसका पल्लवन कैसा करेंगे, इसका पल्लवीकरण कैसा करेंगे, इस विषय के ऊपर अब यानी कि इसकी मर्यादा, उसके सोपान क्या है, इसका महत्व व्यावहारिक तौर पर यानी क्या है, इन बातों को हम देख चुके हैं। अब जो कि विद्यार्थियों के ऊपर ये बात आ गई है कि किसी पंक्ति को लेकर इसका पल्लवीकरण करना है, इसका विस्तारीकरण करना है हमें। इसी पर हमें सोच विचार करके गहराई में जाकर उसके मूल भाव को, मूल विचारों को
लेकर सोचना है और अपने छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से इसका विस्तार करके इसका जो अर्थ है वह अपनी भाषा में स्पष्ट करना है। तो देखिए कि सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। देखिए यहाँ जो पल्लवन के लिए दिया गया है जो वाक्य है कौन सा, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़ चढ़कर है। अब देखिए कि सेवा जो कि एक दूसरे को सेवा करने वाले हम लोग, मनुष्य की सेवा करता है। तीर्थ यात्रा ये जो है कि भगवान के द्वार पर जा लेने के लिए दूर दूर जो तीर्थ यात्रा करने वाली हमारी एक प्रवृत्ति। तो देखिए कि यहाँ सेवा और तीर्थ यात्रा इस विषय को लेकर, इस मूल भाव को लेकर, इसमें क्या कौन सी बात यहाँ श्रेष्ठ है यहाँ बताने की कोशिश की छोटे से वाक्य में। देखिए इसका विस्तारीकरण कैसा किया जा सकता है, इसका पल्लवीकरण कैसा किया जा सकता है। एक धागा निकालकर हजारों धागे यानी उसके संदर्भीय धागे कैसे निकाले जा सकते हैं। एक गागर में से पानी जो है, गागर में घड़ा यानी जो घड़ा है उसमें पानी है, इसका सागर कैसा बनाना है, इसका विस्तारीकरण कैसा करना है। तो इस बात को लेकर सोचते समय जो कि हमने बातें सीखी है व्यवहारिक तौर पर कि किसी भी विषय वस्तु को लेकर पहले ठीक तरह से पढ़ना है, ध्यान रखना है और उसके बाद यानी क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके अर्थ की गहराई में जाना है। और दूसरी बात यानी जो मूल भाव है इस पंक्ति का, उसी को वही रखकर उसके सौंदर्य भाव तथा पक्षीय भाव तथा तर्कसंगत भाव, उसकी विशेषता, ये सारी बातें निचोड़कर बाहर निकालना है। तो सेवा और तीर्थ यात्रा, तो यहाँ क्या बताया देखिए कि सेवा सर्वश्रेष्ठ है तीर्थ यात्रा से। तीर्थ यात्रा इसका मतलब कनिष्ठ है ऐसा नहीं है, इसका यानी तुलनात्मक विचार नहीं करना है। तो भाव मूल कौन सा है, सेवा महत्वपूर्ण है। वो सेवा कौन सी है, आप देखिए कि सेवा धर्म का यानी किस तरह से इसका महत्व बताया गया है। कैसा हम सोच रहे देखिए कि सेवा का महत्व यहाँ बताने की कोशिश इस पंक्ति में की गई है। तो इसका विस्तारीकरण कैसा किया जा सकता है, पल्लवीकरण कैसा किया जा सकता है। तो हम इसका विस्तार करते समय ऐसा यानी अलग अलग यानी छात्रों के अलग अलग ऐसे विचार हो सकते हैं। अलग अलग छात्र इसका सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर इसका पल्लवीकरण करते समय इसके तौर तरीके अलग अलग प्रकार से, वाक्यों की रचनाएं अलग अलग प्रकार से हो सकती है। लेकिन कोई भी क्यों ना, कोई अलग अलग प्रकार के वाक्य क्यों ना हो, अलग अलग छात्रों के अलग अलग वाक्य क्यों ना आए, लेकिन सेवा ये जो धर्म है, मूल भाव है और उसकी जो विशेषता है, सर्वश्रेष्ठता की जो बात कही गई है, उस मूल भाव को पकड़कर अपने विचारों का और भावों का विस्तारीकरण करना यानी पल्लवन है। तो उदाहरण के लिए हम कैसा कर सकते हैं, तो देखिए कि सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस तथ्य को सभी जानते हैं, लेकिन लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए ये सोचकर निकल पड़ते हैं कि उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्रा का फल देने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति हमारे आसपास ही मिल जाते हैं जिन्हें सेवा की आवश्यकता होती है। तीर्थ यात्रा करने का फल कब मिलेगा, कैसा होगा, कोई नहीं जानता, परंतु सेवा सदा शुभ फल ही देती है। सेवा करे सो मेवा पाए, अतः हमें सेवा धर्म अपनाना चाहिए। तो देखिए
हमने कैसा एक उदाहरण के तौर पर सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर इसमें देखिए कि इसके मूल भाव को हमने कैसे पकड़ कर ये सारा विस्तारीकरण किया है। देखिए कि सेवा और तीर्थ यात्रा, भगवान की सेवा करने के लिए दूर दूर तक यानी हम चले जाते हैं और ऐसा करने से हमें मोक्ष मिलता है। अब देखिए कि भगवान की सेवा करने से मोक्ष कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। ये जो बात है यहाँ स्पष्ट है देखिए। और जो सेवा है ये मानव का दूसरा सच्चा धर्म है। जिस समाज के बीच यानी हम रहते हैं उस समाज के बीच यानी जो जिनको ज़रूरत है, जिनको आवश्यकता है, जो मुसीबत में है, जो संकट में है, जो परेशानी में है, इसे देखते हुए उसकी सेवा करना, उसको यानी उसके उंगली को पकड़कर सरल रास्ते पर लेकर आना, ये जो सेवाभावी ये जो रूप है मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और इससे यानी समाज के अंतर्गत आपका जो सेवाभावी जो रूप है ये देखकर जो सेवा करता है वह उसे मेवा मिलता है। सेवा करने, मानवता की सेवा करने से मानवों के बीच वह महानता का यानी महानता के पद पर सेवा करने वाला व्यक्ति वहाँ चला जाता है। लोग उसके प्रति आस्था और आत्मीयता रखते हैं, उसकी तरफ देखने का दृष्टिकोण उसका सेवाभावी रूप देखकर भगवान के रूप में उसे देखते हैं। तो यहाँ कैसा यानी विस्तारीकरण किया देखिए, सेवा का महत्व कैसा है, तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। तीर्थ यात्रा हम करने जाते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन जिस समाज के बीच हम रहते हैं उस मानवता की सेवा करने से आदमी महान बनता है, महानता के उच्च पद पर स्थापित होता है। ये जो मेवा है तीर्थ यात्रा करने से कभी नहीं मिलता है। तीर्थ यात्रा यानी कितने भगवानों के द्वार पर क्या है चक्कर काट के आए, भगवानों के ऊपर पूजा, भगवान के सामने पूजा पाठ किए, भगवान की सेवा यानी पत्थरों की सेवा करने से यानी जिंदा मनुष्य की सेवा करने से इसका फायदा यानी मानव जीवन के अंतर्गत ज़्यादा है। और ये मानव का यानी दूसरा एक मानव बनने का दूसरा धर्म होता है कि वह जो कि दीन दलित गरीबों की सेवा करके यानी उसके जीवन में जो परिवर्तन लाता है, वो जो आशीर्वाद है यानी वह जीवन जीने के लिए बहुत ही ऊंचा ऐसा यानी क्या है मेवा है। ये इसी प्रकार की बात यहाँ यानी इसका विश्लेषण करते समय हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यानी क्या है पल्लवित करने की होती है और इतना सारा गहरा अर्थ यहाँ इस पंक्ति में यानी छुपा हुआ होता है। और ऐसे अर्थों को वार्तों को लेकर बाहुओं को लेकर विस्तारीकरण करना यानी पल्लवन ऐसा कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों यानी ये जो बातें हैं कि इस व्यवहारिक हिंदी को लेकर जो हम इन पाठों को लेकर जो सोचने जा रहे हैं उसमें अब देखिए कि प्रस्तुति पल्लवन ये जो रचना है एक अंकिका के रूप में है और इसमें अनेक सारे छात्र हैं और एक अध्यापक है जो कि पल्लवन इस विषय को लेकर वे समझाते हैं। पल्लवन कैसा, इनकी मर्यादा क्या है, वे अपने अध्यर्थों को अपने सीधी सरल भाषा में समझाते हैं। एक अलग प्रकार से यानी अलग शैली के साथ डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने चुटीले संवादों के माध्यम से ये सारी बातें संवादों के माध्यम से इस एकांकिका में यानी प्रस्तुत की गई है। तो देखिए कि एकांकिका में यानी कैसा दर्शाया गया है। तो देखिए कि प्रातःकाल का 11 बजे है, 12वीं कक्षा है, कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तब हिंदी के अध्यापक वहाँ आते हैं और सभी विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। नमस्ते सर। अध्यापक
नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ना पूर्ण हो गया है, परीक्षाएं समीप हैं। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? विद्यार्थी रोशन कहता है, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली बात ही किया है। अध्यापक, तो क्या प्रश्न की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? तो प्रतीक, ये विद्यार्थी कहता है, सर प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं। अध्यापक, यह तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों की बारीकियों से नहीं देखा है। शीतल विद्यार्थी ने कहती है, सर आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यावहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। अध्यापक कहते हैं, मुझे लगता ही था कि व्यावहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्नों को लेकर आपके मन में शंका होगी। शीतल, ये विद्यार्थी नहीं कहते, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है? अध्यापक, विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है? प्रतीक, रोशन, विद्यार्थी कहते हैं, एक साथ कहते हैं, जी सर, हमारा सारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन का विस्तार में प्रकाश डालिए। तो फिर अध्यापक कहते हैं, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है? तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। अध्यापक कहते हैं, पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक, विद्यार्थी को जानना चाहिए। तो देखिए कि विद्यार्थी मित्रों, इसी तरह से डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने चुटकुले संवादों के माध्यम से अध्यापक तथा विद्यार्थी, इनके माध्यम से इस बात को समझाने की यहाँ कोशिश की है। आप इस एकांकिका को ठीक तरह से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसमें जो हमने पल्लवन को लेकर जो विस्तारित ऐसी चर्चा की है, इसकी मर्यादा, इसके नियम, इसके सोपान क्या है, और उदाहरण के तौर पर सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, इस बात को लेकर, इस पंक्ति को लेकर हमने इसका विस्तार भी, पल्लवीकरण भी किया है, किस तरह से किया जाता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो लोकोक्तियाँ होती हैं, जो कि कुछ सुक्तियाँ होती है, कुछ काव्यांश होता है, कुछ पंक्तियाँ होती है, कुछ अवतरण ऐसे ज्ञानी पुरुषों के वाक्य होते हैं। तो उन वाक्यों को कैसा समझना है, इसका पल्लवीकरण कैसा करना है, ये इन्हीं कला के बारे में मैंने आपको ठीक तरह से ये सारी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई है। और उसके आधार पर किसी भी वाक्य, सुक्ति, उक्ति, कहावत या काव्यांश का विस्तारीकरण इन्हें आपको करना आना चाहिए और इसमें आप ठीक तरह से कर सकेंगे, ये मुझे अच्छी तरह से विश्वास है। धन्यवाद।